हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वात व्याधि का चिकित्सा का पेपर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है वात व्याधि। वात व्याधि के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसे काफ़ी इसके काफ़ी लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी मार्क्स का है, लगभग 24 मार्क्स का है ये लगभग, ठीक है। तो उसी हिसाब से काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो आराम आराम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम आराम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सामान्य परिचय, वात व्याधि के अंतर्गत प्रायः उन व्याधियों का समावेश किया जाता है जिनसे मुख्यतः वात दोष की प्रधानता होती है। नॉर्मली भाई जिसमें वात प्रीडोमिनेंट होगा उन्हीं को वात व्याधि कहा गया है। सिंपल भाई। वात व्याधि के अंतर्गत कुछ साध्य एवं दारुण साध्य व्याधियों का समावेश किया जाता है। वात व्याधि में हम उन डिसीज़ को इंक्लूड करते हैं जो या तो कृच्छ साध्य हैं या तो साध्य हैं या तो दारुण साध्य हैं, ठीक है। वात प्रकोप के कारण, वात प्रकोप के दो कारण होते हैं। कौन कौन से दो कारण होते हैं? एक या तो धातु क्षय हो सकता है या मार्गावरोध हो सकता है, ठीक है। वात प्रकोप के मुख्यतः दो कारण होते हैं, या तो धातु के क्षय होने से वात प्रकोप हुआ होगा या कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वात प्रकोप हुआ होगा, ठीक है। निरुक्ति, वात एव व्याधि इति वात व्याधि है मधुकोश ने कहा, परंतु वात कोई व्याधि नहीं है अतः यह निरुक्ति स्वीकार्य नहीं हो सकती। मतलब वात के द्वारा जो होने वाली व्याधि है उसे वात व्याधि कहा गया नॉर्मल, ठीक है। लेकिन वात कोई व्याधि थोड़ी ना है। यहाँ इन्होंने कहा वात एव व्याधि, यानी कि वात की जो व्याधि है उसे वात व्याधि कहते हैं, लेकिन वात कोई व्याधि थोड़ी ना है, वात तुम्हारा दोष है। जब बात ये जो सेकंड वाली जो डेफिनेशन कही है, विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि इति वात व्याधि, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी मतलब डेफिनेशन कही गई है। वहाँ पर क्या कही, वात की जो व्याधि है वही वात व्याधि है। भाई वात की कोई व्याधि नहीं, वात तो हमारा दोष है। जब वो विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि इति वात व्याधि, ये देखो, ये जो निरुक्ति कही गई है, ये जो डेफिनेशन कही गई है वो एकदम सटीक कही गई। जब वो वात विकृत हो जाता है उसके कारण जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे वात व्याधि कहते हैं, ना कि वात के कारण जो उत्पन्न व्याधि हो, मतलब वात को ही वात एव व्याधि इति वात व्याधि, यानी कि वात वाली व्याधि को वात व्याधि कहते हैं। वात कोई व्याधि नहीं है, ठीक है, वात तो एक दोष है। तो यहाँ पर उस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया, इन्होंने कहा वात की जो व्याधि है वो वात व्याधि है, ठीक है, वात की जो व्याधि है वात व्याधि है। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि विकृत वात, मतलब विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि थी वात वाली, जब वात का जब प्रकोपित होगा या फिर क्षय होगा उसके कारण जो व्याधि होगी उसे वात व्याधि कहा गया। वहाँ पर उन्होंने कहा सीधा वात की जो व्याधि है वो वात व्याधि, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई किया आचार्यों ने कि विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि थी वात व्याधि, मतलब विकृत अर्थात विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि ही वात व्याधि है, ठीक है। अतः वात दोष की विकृति से उत्पन्न व्याधि को वात व्याधि कहा गया है। जब वात प्रकोपित हुआ है या तो वात बहुत ज़्यादा डाउन गया उनके कारण, मतलब वात या तो क्षय हुआ है, ठीक है, या तो वात प्रकोपित हुआ है उसके कारण जो व्याधि उत्पन्न हुई है उसे वात व्याधि कहते हैं, ठीक है। वात व्याधि में केवल वात दोष ही दूषित होकर स्रोतस में रिक्त स्थानों को परिपूर्ण करके वात व्याधि को उत्पन्न करता है। मतलब वात व्याधि में ऐसा कहा गया, देखो कोई भी व्याधि अगर हो रही है तो उसमें तीनों दोष इन्वॉल्व होंगे। ऐसी कोई भी व्याधि नहीं जिसमें तीनों दोष इन्वॉल्व ना हो, लेकिन प्रीडोमिनेंस किसका, मतलब कौन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है उसके अनुसार कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वात दोष में सिर्फ वात दोष, मतलब जैसे कोई वात व्याधि हो रही तो वात व्याधि में कोई भी वात व्याधि होगी, मान लो पक्षाघात हो गया तो उसमें यह नहीं है कि पित्त और कफ नहीं होगा, लेकिन पित्त और कफ की मात्रा बहुत कम होती है, इसी कहते हैं जिसमें जो दोष प्रोडोमिनेंट होता है उसी अनुसार व्याधि होती है। यानी वात व्याधि में केवल वात दोष ही दूषित होकर स्रोतस के रिक्त स्थानों को परिपूर्ण करके वात व्याधि को उत्पन्न करता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर वात बहुत ज़्यादा बढ़ के वहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर जाके इकट्ठा होगा, जिसके कारण वात व्याधि अतः वात दोष की विकृति से उत्पन्न विशिष्ट व्याधि वात व्याधि है। वात व्याधि एकांग में, सर्वांग में, कोष्ठांग में एवं अवयव में भी उत्पन्न हो सकती है। वात व्याधि या तो आपके बॉडी के किसी एक पार्ट में या बॉडी के संपूर्ण पार्ट्स में या किसी एक कोष्ठांग में या किसी एक अवयव में भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो निदान बताए गए हैं, निदान सारी वात व्याधियों के लिए कॉमन रहने वाले हैं, तो मैंने एक जगह बता दूंगा, फिर इन्हें बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। इनको आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं, तो मैंने अलग अलग करके रखा है। आहारजन्य क्या है, विहारजन्य क्या है और मानसिक जन्य क्या है, ठीक है। आहारजन्य में दूषित आहार सेवन, किसी प्रकार का आप सड़ा गला आहार खा रहे हो, ठीक है। रुक्ष आहार सेवन, वात का गुड़ी है रुक्ष। अति अल्प आहार सेवन, असात्मेय आहार। कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार, कटु तिक्त कषाय
ये जो रस होते हैं ये वात प्रकोपक रस होते हैं। विषम आहार कर रहे हो, खाने के ऊपर खाना खा रहे हो, या उल्टा सीधा खाना खा रहे हो, कभी कम खा रहे हो कभी ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, वात आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अब विहार की बात करें, क्या क्या आदतें हैं जो आप करते हो जिनके कारण वात बढ़ता है। आप बहुत ज़्यादा मैथुन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उपवास कर रहे हो, और रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न से कहोगे सर कफ बढ़ता है, लेकिन कफ के साथ वात भी बढ़ता है, ठीक। तो ये पीजी में कभी भी पूछ लेता है, तो पीजी में पूछेगा निम्न में से किन किन कारणों से वात बढ़ता है। वहाँ पर रात्रि जागरण देगा, दिवा स्वप्न भी देगा, दोनों देगा, और लास्ट में देगा इनमें से कोई नहीं। 90% बच्चे जो हैं वो रात्रि जागरण मार के आएंगे, आंसर होगा दोनों, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है। कष्टदायक सैया, ये आपको ऐसी सोने वाला बिस्तर मिला है जिसमें नींद ही नहीं आ रही। अभिघात, चोट के कारण तो वात प्रकोप होता ही होता है। चिंता, शोक, भय, अति भार उठाना, मतलब बहुत ज़्यादा वजन उठा के चल रहा है, बहुत ज़्यादा दुबला हो गया है किसी बीमारी के कारण, सुखपूर्वक ना बैठना। और विशिष्ट निदान, इसके मतलब कुछ स्पेसिफिक निदान होते हैं। जैसे बहुत समय से कोई रोगी है तो उसका वात डेफिनेटली है बढ़ेगा। रसादि धातुओं के क्षय, मतलब अगर धातु क्षय हो रखा है। दोष धातु का आवरण तथा वात का मार्गावरोध, मतलब किसी कारण वात का मार्गावरोध हो गया है। वात का स्वयं ही क्षय हो जाना। असम्यक पंचकर्म का प्रयोग, मतलब जो पंचकर्म आपको कराया गया है वो पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, उसका विभ्रम हो गया, तो उसके कारण भी वात प्रकोप हो, ठीक है। अन्य निदान है रक्त धातु निर्हरण, मतलब बहुत ज़्यादा आपका ब्लड लॉस हो गया है। मर्म स्थानों पर आघात, मतलब जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर कहीं पर चोट लग गई है। पुरीस का क्षय हो गया है। ग्रीष्म ऋतु है। वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप, अन्न के जीर्ण होने के पर वात प्रकोप, ये स्वभावता हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सामान्य संप्राप्ति, निदान का सेवन किया, वात प्रकोप हुआ, वात व्याधि हो गई, ठीक है। अब विशिष्ट संप्राप्ति, मतलब किस तरीके से पूरा ये पैथोजेनेसिस चलता है, तो आपने निदान का सेवन किया, वात दोष की विकृति हो गई, या तो वात के कर्म की वृद्धि होगी या तो वात के कर्म का क्षय होगा। जिनमें वात के कर्म की वृद्धि होती है, जैसे कन्वर्जन्स, ट्रेमर्स और पेन। जिनमें वात मतलब बेसिकली वात को हम लोग ले सकते हैं नर्वस कंडक्शन, इसमें नर्वस कंडक्शन बिल्कुल स्लो हो जाता है, तो उसमें है पक्षाघात और आदृत, यानी कि पैरालिसिस और फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत कम लिखे हैं। बात कर्म की वृद्धि के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। बात कर्म क्षय के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, यहाँ पर मतलब नॉर्मली आपको समझाने के लिए 1-2 लिख दिए हैं, ठीक है। संप्राप्ति घटक की बात करें तो इसमें दोष बात प्रिडोमिनेंट होगा। दुष्य क्या होगी, सारी धातुओं का क्षय होगा तभी बात होगा। अधिष्ठान अंग प्रत्यंग सर्वांग कोष्ठ कंडरा स्नायु सिरा। बेसिकली इसमें स्रोतस कौन सा, वातवाह स्रोतस होगा। स्रोतो दृष्टि संग हो सकता है या फिर विमार्गमन हो सकता है। साध्य साध्यता, अगर नया है तो साध्य और कृष्ण साध्य होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय बीत गया है तो फिर वो याप्य असाध्य हो जाता है। एक ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, ठीक है। वात विकारों के अव्यक्त लक्षण ही वात व्याधि के पूर्व रूप में, मतलब वात व्याधि होने से पहले, जैसे अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी तभी आपको इसके सिम्टम्स दिखेंगे, उससे पहले नहीं दिखेंगे, ठीक। वात व्याधि की यही खास बात है। अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, पीजी में भी पूछ सकता है, और आपके आने वाले मतलब जो पेपर हैं वहाँ पर भी पूछ सकता है। 2 व्याधि हैं जिनमें ये इस प्रकार का आपको श्लोक मिलेगा, एक छत छीण में मिलेगा जो कि चरक में पूछ सकता है, और एक आपको वात व्याधि में मिलेगा। जब वात व्याधि के पूर्व रूप अर्थात अव्यक्त लक्षण व्यक्त हो जाते हैं, वह वात व्याधि के रूप अर्थात लक्षण होते हैं, जैसे रुक्षता या शुष्कता, मांसपेशीय कंडराओं में संकोच या सथिल्य, अशूल या वेदना। सामान्य लक्षण क्या, अंग प्रत्यंगों में संकोच, पर्वों में जकड़ाहट, रोमांच, प्रलाप, पंगुता, कुब्जता, मतलब कुबड़ापन या लंगड़ापन या प्रलाप होना, ठीक है, रोमांच होना, पर्वों में जकड़ाहट मतलब हड्डियाँ, मतलब आप जॉइंट इमोबलाइजेशन ऑफ द जॉइंट, अंग प्रत्यंग में संकोच मतलब कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ मसल्स कह सकते हो, ठीक है। अंगशोष, अनिद्रा, गर्भनाश, स्पंदन, आरती या मतलब पेन, आक्षेप मतलब कन्वर्जन्स नॉर्मली, ठीक है। विशिष्ट लक्षण है, व्याधि के अनुसार दुष्य एवं अधिष्ठान अनेक लक्षणों को दर्शाते हैं। इस प्रकार की व्याधि होगी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसी अनुसार उसके लक्षण होंगे।
साध्य सत्य सामान्यतः दुष्चिकित्सीय होती है। नवीन उपद्रव रहित व्याधियाँ प्रायः सुख साध्य, जीर्ण उपद्रव युक्त व्याधियाँ की चिकित्सा प्रायः जटिल यानी कठिनाई से होती है। अगर उसमें उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं है तो आप नॉर्मली ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, वैसी कोई ज़्यादा। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो उनको चिकित्सा करना फिर बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ अगर आ गई है बात व्याधि तो फिर उसकी चिकित्सा काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, नॉर्मली ये हो गया आपका वात व्याधि का जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वात व्याधियों की सामान्य चिकित्सा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।